फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ हमें गिवन है, जो कि है 0.142856 के ऊपर बार, जिसे हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि हमने इसे लंबा भाग विधि से सॉल्व करके इस तरह से इसका दशमलव प्रसार ज्ञात किए थे। लेकिन इस बार हमें लंबी भाग विधि का उपयोग नहीं करना है और इन फ्रैक्शंस का मान ज्ञात करना है, जो कि है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। सो फ्रेंड्स, इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमें इसमें लंबा भाग ना देना पड़े, यानी वापस से हम वही चीज़ें नहीं दोहराएंगे। हमारे पास यहाँ पर 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है। 1/7 क्या है? 0.142857 इसके ऊपर बार, ये हमारे पास इसका फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है। अब फ्रेंड्स, हमें इसमें लंबा भाग नहीं देना, तो हम यहाँ ध्यान से इस संख्या को ऑब्जर्व करेंगे जिसको हमें ज्ञात करना है। जैसे अभी यहाँ पर हमें 2/7 को ज्ञात करना है, तो 2/7 को हम क्या कह सकते हैं? देखिए, 2/7 जो लिखा हुआ है इसे हम 2 × 1/7 लिख सकते हैं। 2 × 1/7 का मीनिंग क्या है कि आप 2 का जब वापस इसमें 1/7 में गुणा करेंगे तो ये 2/7 हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स, आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि हम इस वैल्यू में, जो कि 1/7 की वैल्यू है, इस वैल्यू में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर मिलेगा जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। ठीक, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, हमें सिंपली इसमें 2 से गुणा करना है बस। ठीक, तो हम क्या करने वाले हैं इस प्रश्न में, सिर्फ इस आंसर के ऊपर पहले 2 से गुणा करेंगे, फिर हमें 3/7 का फ्रैक्शन वैल्यू याद करना है, तो उसके लिए हमें 1/7 में 3 से गुणा करना होगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो 1/7 है, 1/7 की वैल्यू लिखेंगे 0.142857, ये वैल्यू है 1/7 की वैल्यू। ठीक है, इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे नॉर्मली हम लोग बाकी संख्याओं में गुणा करते हैं, उसी तरह से इसमें भी गुणा करेंगे। इसमें गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 0.285714 और इसके ऊपर भी क्या जाता है, बार। जैसा कि इसमें, जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा। तो ये किसके लिए होगा? ये होगा 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, इसी तरह से जैसे ये 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू निकला, इसी तरह से हमें 3/7 का निकालना है। उसके लिए भी हमें कुछ खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। हम जानते हैं कि 3/7 में 3/7 को हम 1/7 गुणा 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें वापस से 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है 0.142857 और इस पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 0.42857 ये वैल्यू प्राप्त होती है, जो कि है 3/7 की। ठीक, इसी तरह से 4/7 का वैल्यू निकालेंगे हम। 4/7 की वैल्यू क्या होगी? 1/7 × 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, वापस से यही चीज़ लिखनी है हमें 0.142857 इसके ऊपर बार, और इसमें हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। आंसर हमारे पास आएगा 0.57571428 इसके ऊपर बार। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें 5/7 और 6/7 इन दोनों की वैल्यू भी आप लोग निकाल करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद हमें प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करना है, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0 है, यानी कि हर जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को ध्यान होगा कि हमने इस तरह के सवालों को हल करने के लिए एक बहुत ही सरल मेथड का उपयोग किया था। उसी मेथड से हम लोग यहाँ पर वापस से इन सवालों को हल करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास में
0.6 के ऊपर बार, यानी वापस से इस संख्या में हमें क्या रिमेंबर करना है कि बार कितनी संख्या के ऊपर है। तो पहले सवाल का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। पहले सवाल में ये जो बार है वो एक संख्या के ऊपर है, तो हम जान गए हैं कि हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वापस से हम इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले माना x इक्वल टू 0 पॉइंट, अब ये जो बार लगा हुआ है इसको हम लोग एक्सप्रेस करके लिखेंगे, थोड़ा सा प्रसार करके, तो ऐसे लिख सकते हैं 666 इस तरह से, और इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इस समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर वापस, अब इसमें 10 से गुणा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि संख्या एक ही है जिसके ऊपर बार है। अगर संख्याएं जैसे यहाँ पर 3 संख्याएं हैं तो इसके ऊपर, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। अब समीकरण में दोनों तरफ 10 से गुणा होगा तो 10 के x के साथ गुणा होगा तो 10x आ जाएगा, और इस तरफ 0.666 में 10 से गुणा होगा तो दशमलव जो होता है वो राइट साइड एक अंक शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10x बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 6.666, वापस से ये चीज़ आ जाएगी, और ये हम कह देंगे इसे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी समीकरण 2 से हमें समीकरण 1 को माइनस करना है। तो 10x, देखो जब हम समीकरणों को माइनस करते हैं तो दाईं चीज़ें दाएं तरफ सॉल्व होती हैं और बाएं तरफ की चीज़ें बाएं तरफ सॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर 10x है और यहाँ पर x है। इसमें 10x दो तरफ, पहले हम समीकरण 2 की वैल्यूज़ को लिखेंगे क्योंकि वो बड़ी वैल्यूज़ हैं, और हमने लिखा भी इस तरह से समीकरण 2 माइनस 1, यानी कि पहले हम समीकरण 2 के वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10x माइनस का x बराबर इधर 6.66 और माइनस 0.66। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरफ तो आ जाएगा 9x और इस तरफ आ जाएगा 6। x इक्वल टू 6/9 हो जाएगा, इसका ट्रांसफ़र इस तरफ होगा तो ये गुणे में है, जो गुणे में होता है उसका पक्षांतर अगर आप इस तरफ करते हैं तो वो भाग में हो जाता है। अभी x की वैल्यू आ गई, इसे आप 3 से काट सकते हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 तरका 9, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2/3। तो यही हमारा क्या होगा उत्तर, क्योंकि हमने 0.6 के ऊपर बार को फ्रैक्शन वैल्यूज़ के रूप में लिख दिया, जो कि है 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.47 के ऊपर बार। आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, यानी कि एक संख्या के ऊपर बार है। जब एक संख्या के ऊपर बार रहता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। ठीक है, अभी हम लोग इसका सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो हल लिखेंगे हम लोग, माना x इक्वल टू 0.4, 7 के ऊपर बार है इसलिए 7 बार बार रिपीट होगा, तो 7 7 7 इस तरह से ये रिपीट होगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसके बाद समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, यहाँ पर हमें क्या करना है, 10 से गुणा करना है। हमने 10 से गुणा क्योंकि ध्यान रहे। ठीक, अब हम 10 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में, तो इस तरफ हो जाएगा 10x, इस तरफ आ जाएगा 0.4777, और इस पर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या बताया था कि जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव एक अंक इस तरफ आएगा। इसी तरह से अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये दशमलव 2 अंक इस तरफ आता। तो वापस से हम यहाँ पे लिखेंगे 10x बराबर, इधर हो जाएगा ये दशमलव, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.777, इस तरह से ये आएगा, और इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। इसके बाद समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1 ये करना है हमें। आप इसे पूरा पूरा लिखेंगे तो इस तरफ आएगा 10x माइनस x बराबर इधर 4.777,
माइनस का 0.4777। ठीक है, इसे हम इस तरह से अलग सॉल्व करके देख सकते हैं जिससे हमें घटाने में आसानी होगी। 4.777, इसको हमें माइनस करना है 0.4777। इधर ये बाकी चीज़ें सेम रहेंगी तो वही चीज़ें आने वाली हैं। तो अब हम इसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे। 7 से ये घटते जाएंगे, इधर 0 0 आते जाएगा, लेकिन यहाँ 7 से 4 घटेगा, यहाँ पे आएगा 3, फिर ये दशमलव का दशमलव, 4 में से 0 जाएगा 4, यानी कि आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 4.3। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें पिछले प्रश्न जैसा सिमिलर नहीं करना। पिछले प्रश्न में एक्चुअल में वो पूरा पूरा घट जा रहा था, इसलिए वहाँ पे 6 आंसर आया था। यहाँ पे 4.3 आ रहा है तो हमें 4.3 लिखना है। 4.3 यहाँ पे लिख देंगे हम। इसके बाद इस तरफ किधर आया, देखो 10 में से एक x जाएगा तो 9x आएगा। अभी x इक्वल टू 4.3, 4.3 के अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने फ्रैक्शन वैल्यूज़ में नहीं बदला इसे, दशमलव का हमें हटाना होगा। तो आप क्या करेंगे, x बराबर, देखिए जब भी हमें दशमलव को हटाना होता है तो उसके नीचे हम दशमलव का 1 लिखते हैं और एक अंक है इसलिए शून्य लिख देंगे, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 43 और नीचे 9 मल्टीप्लाई में 10 यानी कि 90। ठीक है, तो यहाँ पर 90 आ गया और ये एक फ्रैक्शन वैल्यू हमें मिल गई जो कि हमारा उत्तर होगी। ठीक, अब जिस किसी को ये समझ में नहीं आया होगा, प्रीवियस वीडियोस में मैंने भी ये चीज़ें फिर से समझाया है, वापस से आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। जैसे ये 4.3 लिखा हुआ है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, डेसिमल हटाएंगे, 4.3 को हम लोग सिर्फ 43 लिखेंगे और डेसिमल का 1 लिख लेंगे। इसके बाद डेसिमल के बाद यहाँ पर एक ही अंक है, ये वाला अंक, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। अगर 2 अंक होते तो 2 0 लिखते, तो ये 43/10 हो जाता और मल्टीप्लाई में 9 लिखा हुआ था इसलिए ये 90 हो गया। ठीक है, तो 43/90 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा, जो कि है 0.001। इसमें तीनों संख्याओं के ऊपर बार है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे, 3 संख्याओं के ऊपर बार है यानी कि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 1000 से। ठीक है, अब हम फिर से इसको स्टार्ट करते हैं, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले प्रश्नों को सॉल्व किया। माना x इक्वल टू 0.001। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, प्रसार के रूप में लिख रहे हैं, तो बार हटा देंगे और जो वापस रिपीट हो रहे हैं उन्हीं को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे तीनों संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो वापस से इनको लिखते चलेंगे 001 001 इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए समीकरण नंबर 1। अब हम समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर। ठीक है, 1000 से हम इस पे गुणा करेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे। अब हम 1000 से गुणा करेंगे तो x के तरफ x 1000 से गुणा होगा तो इधर आ जाएगा 1000 इंटू एक्स यानी कि 1000x। फिर इस तरफ 0.001 और ये चलता जा रहा था, इसमें हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना था। अब मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि दशमलव जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक इस तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, राइट साइड में तो 3 अंक हैं इसलिए ये दशमलव 3 अंक इस तरफ आएगा, तो 1 2 और 3 यहाँ पर ये दशमलव आके लग जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये दशमलव यहाँ लग जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा आंसर में हमें 1.001 इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इसे लिखना है वापस से 1000x बराबर, इधर आ जाएगा 1.001 इस तरह से ये चलता जाएगा। इससे हम कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब वापस से हमें वही मेथड समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करना है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर। ठीक है, आप यहाँ पे पूरा पूरा लिखेंगे। इसके बाद 1000x में से एक x घटाएंगे, आप देखेंगे इस तरफ से 1000x माइनस x इक्वल
इस तरफ 1.001001 इस तरह से है और माइनस 0.001001 इस तरह से है। इसे हम फर्दर इस तरह से सॉल्व करके अलग से हल करके नीचे आंसर लिखेंगे 1.001001 इस तरह से ये है और इधर है 0.001001 इस तरह से। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, घटाएंगे तो ये चीज़ें आपस में कट जाएंगी, आंसर यहाँ पर 1 आएगा। दिख रहा होगा आप लोगों को, दशमलव के बाद सारी संख्याएं 0 हैं, यानी इसका मीनिंग तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया 1। और इस तरफ क्या आ गया, देखो 1000 में से 1 x जाएगा तो 999 x इस तरफ आ जाएगा और इधर आया है 1। x इक्वल टू 1/999, क्योंकि 999 जो है ये x के मल्टीप्लाई में है। अगर आप उसका पक्षांतर करेंगे तो वो इस तरफ आके भाग में हो जाएगा। तो हमारा उत्तर आ गया है, हमने p/q के रूप में इसे लिख दिया है, जो कि हो जाएगा 1/999। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास 0.99999 को p/q के रूप में व्यक्त करना है और अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हो रहे हैं तो अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ इसके उत्तर की सार्थकता के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है। वापस से हम इसे सॉल्व करेंगे। माना x इक्वल टू 0.999 ये चल रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ 9 रिपीट हो रहा है, एक ही अंक रिपीट हो रहा है, यानी कि ये इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार। तो एक संख्या के ऊपर बार है, इसलिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो वापस से हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर ये 1 और इस पर लिख देंगे हम समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर ठीक है, इस तरफ आ जाएगा 10x और इस तरफ ये जो दशमलव है वो शिफ्ट होगा, एक अंक शिफ्ट होगा क्योंकि 10 से गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ जाएगा 9.99 इस तरह से, ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। अब समीकरण 2 - 1 करेंगे तो 2 - 1 करना है। 10x में से 1x जाएगा, इसे हम इस तरह से लिखेंगे 10x माइनस का x। इधर 9.999 में से 0.999 ये सब्ट्रैक्ट होगा, घटाएंगे। 10x में से 1x जाएगा, 9x आएगा। इस तरफ 9.999 में से 0.999 घटेगा तो सिर्फ 9 आंसर आएगा। आप देखेंगे कि x बराबर ये इस तरफ 9 है और ये 9 इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा और ये 9 से 9 कट जाएगा तो आंसर आएगा 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आई 1। लेकिन फ्रेंड्स, हमने x किसको माना था, प्रश्न को। अब इसमें आप लोगों ने जो माने उससे ध्यान से देखिए, जो कि x के बराबर क्या था 0.9999। ये संख्या को आपने क्या आंसर में लेके आए हो 1। सो फ्रेंड्स, आप प्रेक्षण यहाँ पर देख सकते हैं। प्रेक्षण क्या आया हमारा, यानी कि निष्कर्ष क्या आया। निष्कर्ष ये है जिससे हम आश्चर्यचकित हैं कि x के इक्वल हमने क्या माने थे, x के इक्वल माने थे हमने 0.99 को, जो कि अब किसके बराबर आया है 1 के बराबर। यानी हम यहाँ पर आश्चर्यचकित तो हैं। अब इस बारे में हमें सर से चर्चा करनी है कि किस तरह के नंबर्स को हम लोग कभी ऐसे लिख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे पता चलेगा कि 0.999 जो कि बिल्कुल क्लोज है, 1 के बहुत पास है, इसलिए हमने उसे क्या लिख दिया 1 लिख दिया। तो फ्रेंड्स, कई बार आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम भी ऐसा किया होगा कि 0.9999 जो कि नियरेस्ट वैल्यू होती है, तो उसे हम एक पूर्ण संख्या के पास में अगर है तो हम उसको पूर्ण संख्या के रूप में लिख देते हैं। तो ये उसका प्रूफ है कि हम लोग उसको कैसे लिख देते हैं, क्या रीज़न है कि हम लोग उसको यहाँ पे पूर्ण संख्या के रूप में लिख देते हैं। जैसे 1.999 आएगा तो इसे हम 2 के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 के बहुत पास है। ठीक है, इसी तरह से अगर
कोई संख्या ऐसी है जैसे 0.009 इस तरह से या 1 इस तरह से आ जाता है, तो इसे भी हम एक ही लिखेंगे, क्योंकि देखो अभी अब ये एक के ही ज़्यादा पास है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम यहाँ पर परीक्षण निकालते हैं कि जो पूर्ण संख्याओं के एकदम नियरेस्ट होता है, पास होता है, उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया का प्रयोग यहाँ पर हमें करना है। यानी कि वापस हमें लॉन्ग मेथड यूज़ करनी होगी। हम भाग देंगे, तो उसके लिए हमें फ्रेंड्स इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 17 का टेबल आना चाहिए, यानी कि 17 का पहाड़ा हमें आना चाहिए। जब 17 का पहाड़ा आएगा तो ये जल्दी जल्दी हमसे सॉल्व होगा। तो हम यहाँ पर 17 का पहाड़ा पहले से बना करके लिख लेते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। 17 दूनी 34, तो फ्रेंड्स 17 का पहाड़ा हमने लिख लिया है ताकि हमें हेल्प हो जाए इसको सॉल्व करने के लिए। आप लोग भी ऐसे साइड में अपनी कॉपी में 17 का पहाड़ा को लिख लेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमें 1 में 17 से भाग देना है, तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 जो है वो छोटी संख्या है, इसलिए भागफल में 0, इसके नीचे 0, इसे घटाओगे आप, 1 में से 0 जाएगा 1 आएगा। अभी 1 जो है वो फिर से छोटी संख्या है, इसलिए अब डेसिमल का यहाँ पे 0, 10 हो गया। अभी फिर भी छोटी संख्या है, इसलिए एक और 0 और एक और 0 का यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये 100 बन जाएगा। अब 17 से हम पहाड़ा पढ़ेंगे जिससे कि 100 आ जाए या फिर उससे आगे ना बढ़े। तो हमको यहाँ पे 102 दिख रहा है और उससे पहले 85, तो हमें 85 करना पड़ेगा, क्योंकि 5 बार गुणा करेंगे तभी ये आंसर सही होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 85 और इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ शेषफल आ जाएगा 15। अभी ये जो 15 है ये छोटी संख्या है, वापस से दशमलव की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ये बन गया 150। अब हम 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 बार पहाड़ा पढ़ने पर 136 आता है, 136 लिखेंगे, इसको इससे घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 14। फिर से दशमलव का एक 0, 140 बन गया। वापस से अब हम 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा। वापस से इसको घटाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा अब हमारे पास में 4 और दशमलव का 0, तो ये बन गया 40। अब वापस से हम 2 बार इस पे गुणा करेंगे 17 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 34 और इसे घटाएंगे हम, हमारे पास आंसर आएगा 6। वापस से मैं इधर लिख रहा हूँ, आप लोग देखेंगे 6। अब 6 जो है वो छोटी संख्या है, इसलिए दशमलव का एक और वापस से 0 आ जाएगा, 60 बन गया। 17 फिर से अब हम यहाँ पे 3 बार गुणा करेंगे तो 51 आ जाएगा। वापस इसको घटाएंगे, इसमें से घटेगा, कितना आ जाएगा हमारे पास में 9 और 9 फिर छोटी संख्या, तो दशमलव का 0 अपने आप आ जाएगा। फिर 17 से हम गुणा करेंगे 85, जो कि 5 बार में आता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 85 और इसे घटाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। फिर 5 0 छोटी संख्या, तो ये 0 लगा देंगे, 50 हो गया। फिर हमें 2 बार गुणा करना होगा जिससे कि 34 आ जाएगा, क्योंकि 3 बार करोगे तो 51 होगा जो कि बड़ी संख्या होगी, इसलिए वापस से इसको घटाएंगे, इसमें आंसर आ जाएगा हमारे पास तो फ्रेंड्स इसको इस तरह से हल करते हुए जाएंगे तो हमें लास्ट में शेषफल 1 प्राप्त होता है, जो कि प्रश्न के स्टार्टिंग में जैसा था वैसा ही आ गया, यानी कि इसके ऊपर लग जाएगा बार और इसका दशमलव प्रसार का प्रकार होगा अनवसानी आवृत्ति, क्योंकि यह संख्या खत्म नहीं हो रही है, चलते जा रही है और साथ में रिपीट हो रही हैं नंबर्स। ठीक है, अब हमें प्रश्न में एक्चुअल में क्या कहा था कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो आप आंसर को काउंट करेंगे, इसके काउंट करने पर हमें कितने अंक प्राप्त होते हैं, 16 अंक प्राप्त होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इस तरह के फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है उससे 1 अंक कम आंसर में हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि अधिकतम हम लोग इसके प्रसार में कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं, डिनोमिनेटर से 1 कम, यानी कि हर से 1 कम। जब हमारे पास हर के जगह में 17 था तो हमने आंसर में 16 अंक प्राप्त किए, तो यह इसकी अधिकतम संख्या होगी।